नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके थे हम, और उसके बाद हमारी बात हुई थी कि हम लोग एक पीवाईक्यू की भी क्लास करेंगे। हर सब्जेक्ट के जितने भी हमारे पास क्लास पीवाईक्यू हैं, टॉपिक वाइज अपन उनको करना चाहिए, है ना। और हमने क्या है कि सारा सिलेबस जो है उसको कुछ टुकड़ों में तोड़ा है। जैसे कि सबसे पहले जो आप लोगों की लगातार डिमांड आ रही थी प्रायोगिक भूगोल की, है ना, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी जो है उसकी डिमांड आ रही थी। तो देखो, प्रायोगिक भूगोल जो है हमारे शुरू होते हैं यही अक्षांश देशांतर वाला जो टॉपिक है ना, यहाँ से समझ रहे आप। यहाँ से जो 6-7 टॉपिक हैं वो किसके हैं? प्रायोगिक भूगोल के हैं, जिसमें मानचित्र का मैपिंग वगैरह सारा चीज़ें जो आती है ना, वो सब इस पर्टिकुलर टॉपिक में आती है ना। तो हम शुरुआत के पहले जो करेंगे वो किससे करेंगे? प्रायोगिक भूगोल से करेंगे। मैंने क्या किया, इनको टुकड़ों में तोड़ दिया है, ठीक है। हम पहले क्या कर रहे हैं? प्रायोगिक भूगोल कर रहे हैं। अगर किसी को प्रायोगिक भूगोल नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको चैप्टर नंबर बता देता हूं, हम उसी हिसाब से चलेंगे। हम पहले प्रायोगिक भूगोल करेंगे, आर्थिक भूगोल करेंगे, मानव भूगोल करेंगे, विश्व भूगोल करेंगे, भारत भूगोल में सबसे लास्ट में लूंगा, ठीक है। क्योंकि भारत भूगोल आपने बहुत सा बार पढ़ा हुआ है, तो भारत भूगोल की तरफ अपन नहीं जाएंगे, ठीक है। हम लोग सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? प्रायोगिक भूगोल और इस चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक तो ये बात है। दूसरा यार, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा। देखो, आपको ना थोड़ा सा मेरे पे भरोसा करना पड़ेगा, है ना। आप आपने भाई कोर्स लिया होगा यहाँ से, ऑनलाइन सारथी से। आपने जो मैंने पीडीएफ बनाई होंगी, आपने वो पढ़ी होंगी या आपने लिखी होंगी, जो कुछ भी आपने किया होगा, ठीक है ना। तो भाई आपको थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अब वो स्थिति है कि मार्केट में लगातार, है ना, नए नए लोग आएंगे, अपना कोर्स लेके आएंगे, अपनी किताबें लेके आएंगे, जो उनको लाना चाहिए, मना नहीं है, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है। पर एक्चुअल में क्या होता है, हर टीचर, हर इंस्टीट्यूट इंप्रोवाइज करने की कोशिश करता है कि भाई ये सारी चीजें इस आदमी इसने दी है, तो मैं इससे क्या एक्स्ट्रा दे सकता हूं। समझ रहे हैं ना? ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि यार हर टीचर का पढ़ाने का एक स्टाइल होता है, उसका एक तरीका होता है। मेरा एक अलग तरीका है, जिसमें यार मुझे पता है कि यार मुझे ये टॉपिक बच्चे के सामने पहले डालने चाहिए। कुछ टॉपिक कई बार ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है कि यार ये तो इसको पता होगा या आता होगा, या फिर यार ये काम की चीज़ नहीं है, या फिर यार ये चीज़ सिलेबस में नहीं लिखी हुई है। दो बातें होती हैं। अब कई कई बार क्या हुआ, जो टॉपिक में लिखा हुआ था ना, ठीक है ना, जो टॉपिक का लिखा हुआ है ना अपने सिलेबस में, वो एग्जैक्टली मैं उसी बात पे चला कि भाई ये टॉपिक लिखा हुआ है तो ये करेंगे, ये टॉपिक लिखा हुआ है तो ये करेंगे, ये टॉपिक लिखा हुआ है तो ये करेंगे। अब उस चीज में अगर कोई चीज नहीं आई है तो फिर मैं नहीं लेता, वो मैंने छोड़ा है। मैं खुद कह रहा हूं, इवन दो। अब जैसे मैं एनसीईआरटी की आपको बात बताऊं, मेरी आपसे कभी बात नहीं हो पाई, आप सब लोग मेरे स्टूडेंट हो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के, तो बात नहीं हुई मेरी आपसे कभी। तो करना चाहूंगा मैं यहाँ पे बड़ा डिटेल में बात। 66 टॉपिक है हमारे पास, और मोर देन हमारे पास 90 लेक्चर है, सिर्फ और सिर्फ लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी सिलेबस के, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इतने बड़ी हुई फैली हुई चीज को हम कंप्रेस कैसे करें। आप क्या चाह रहे हो कि मैं आपको भारी मात्रा में डेटा, भारी मात्रा में किताबें, उनके पन्ने, उनकी पीपीटियां मैं आपको लाके यहाँ पे चिपका दूं सीधा यहाँ पे बोर्ड पे, और आपको कह दूं जाओ कॉपी कर लो? और आपने क्या नहीं देखा कि आपने लोगों को पढ़ाते हुए वो पीपीटी लेके आते, पीपीटी रीड करते, पीपीटी में लाइनें फेर देते और आपको चले जाते हैं। आपने जो लोग पहले दिन से जुड़े हुए हैं, आप मेरा देखना, मैं लाइन्स लिखता हूं, एक एक चीज लिखता हूं, मैं लिख के नहीं लाता हूं, मैं एक एक चीज लिखता हूं। आपने कभी इस बात को नोट नहीं किया? भाई पीपीटी तो मैं भी ला सकता हूं ना, पीपीटी लाने में था क्या? यहां से उठाया यहां किया, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? ठीक है, कुछ लास्ट के जो टॉपिक्स थे उस समय मेरे पास इतना समय नहीं था, तो मुझे पीपीटी बनवानी पड़ी, मैं मानता हूं, लास्ट के थ्योरी टॉपिक्स थे जो, ठीक है। तो इस वजह से आप उन लोगों को मत देखिए यार, पीपीटी बनाना बहुत आसान होता है, पीपीटी में लाइनें फेरना बहुत आसान होता है, ठीक है। पर हर चीज को हाथ से लिख के समझाना बहुत मुश्किल है। उस बीच में कई बार ऐसा भी हो सकता है, जैसे मुझे लगता है कि यार ये चीजें सारी काम की है, इनको बच्चों को पहले ये बतानी चाहिए, इसके ऊपर बाकी सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है।
तो कुल मिला के आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। अब जैसे ये भाई कह रहे संजू के प्रायोगिक ज्योग्राफी की पीपीटी दी है सर आपने भी, तो भैया संजू खिलेरी उसमें मैं दिख रहा हूं तुमको प्रायोगिक भूगोल में? पहले तो मेरे को ये बताओ, है? मैं तो मेरी बात कर रहा हूं भैया। थोड़ा सा आप इस चीज को समझिए, ठीक है? मैं भी चाहता हूं आप लोगों का सिलेक्शन हो, आप लोगों ने भरोसा किया, मेरे स्टूडेंट्स हो, आपको मैं अंतिम चीज तक पहुंचाऊं। और मुझे पता था कि प्रायोगिक भूगोल मैंने नहीं पढ़ा है, इसलिए मैंने सबसे पहले एमसीक्यू ही प्रायोगिक भूगोल के लिए, समझ रहे, ताकि एमसीक्यू के माध्यम से मैं आपको वो चीज़ें पढ़ा दूं, ठीक है? मैं उस समय उपलब्ध नहीं था, इस वजह से ऐसा करना पड़ा हमें, है ना? वो भी सर कोई कम नहीं है, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो हमको लगा कि चलो ये करवा देंगे, ठीक है? अरे नहीं, मैं गुस्सा वगैरह नहीं हूँ, प्लीज़ सुरेश जी, किसी प्रकार का गुस्सा नहीं है। वो तो क्या है, मेरी आवाज़ ही ऐसी है, गुस्सा वगैरह कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, गुस्सा वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है? ये ज्योति जी ऐसा है, आप मुझे बोलो इंडिया के चैप्टर बोलो और कौन सा वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ज्योति कसवा, ये पड़ा मेरे पास ऐप नहीं, एक्चुअल में ये बात करनी ज़रूरी है हमें आज, हमारी बहुत दिन से बात नहीं हुई, मेरे को मौका ही नहीं मिल रहा था कि मैं आप लोगों से बात करूं। तो आप लोगों के जो कुछ भी सवाल जवाब हैं प्लीज़ आप करिए आज, ताकि वंस एंड फॉर ऑल हमारे बीच में जो गैप आ रहा है, ये कम्युनिकेशन गैप, ये खत्म हो जाए। बात समझ रहे? ये गैप हमारे बीच में खत्म होना चाहिए। एक टीचर को पर स्टूडेंट्स पूरा भरोसा करेंगे तभी तो सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। आप सोचो अभी आधे रास्ते में अपन कोई दूसरी किताब उठा ले, कोई दूसरा कोर्स उठा ले, नुकसान सबसे ज्यादा किसका है? कि आपका है। समझ रहे हैं आप? अब जैसे इन्होंने अभी क्या नाम है इनका, ज्योति जी आपके पास ऐप होगा, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप जाइए 17 नंबर चैप्टर में, भारत की स्थिति और आकार कंप्लीट है। ज्योति जी जाइएगा भू आकृतिक खंड के अंदर, 7 लेक्चर हैं, 7, ठीक है? अगेन आप जाइएगा उन पे चैप्टर नंबर 19, 3 वीडियो है सिर्फ नदियों के, मतलब 3 से 4 घंटे की क्लास है ये, ठीक है? फिर आइए आप कहां पे, मानसून चैप्टर नंबर 20, 3 वीडियो है। वनों का प्रकार 1 वीडियो है, मृदा का वर्गीकरण 1 वीडियो है, आपदाएं 1 वीडियो है। आप कौन से भारत भूगोल की बात करिए ज्योति जी, जो भारत भूगोल है ही इतना, तो मैं क्या कहूं फिर, भारत भूगोल के चैप्टर ही इतने। लास्ट में जाते जाते भारत भूगोल के 3 चैप्टर और आए, जैसे कि ये वाला 51, 52, 53, 54 और 55। संसाधन, अजैविक संसाधन, ऊर्जा संसाधन, ये तो चलो आर्थिक भूगोल में आते हैं। कृषि के प्रकार, ये भी आर्थिक में डाल देते हैं। मुख्य फसलें गेहूं, चावल, कपास, ये भारत के संदर्भ में पूछा था, है ना? फिर आप देखिए उसके बाद भारत का था, भारत में ये प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र, सीमेंट, खनिज, संगमरमर, तांबा, जस्ता, चांदी, ये तो राजस्थान की है। सिंचाई परियोजनाएं, नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं कि हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आप ये भी तो सोचो ना, आप मुझे एक बात, आपको मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं कि आपका जो सिलेबस है वो फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी कॉलेज लेक्चरर और जो स्कूल लेक्चरर के लिए आता है उसका कॉपी पेस्ट है, बट आपका एग्जाम का लेवल तो 12वीं पास है ना। आप मुझे एक बात बताओ कि मैं आपको क्या फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर में जैसे एग्जाम्स और कंसेप्ट आते हैं, क्या मुझे वो आपके ऊपर थोपने चाहिए? क्या नहीं थोपने चाहिए ना, बिकॉज एग्जाम का लेवल तो 12वीं पास का है। आप पुराना पेपर देखिए एक बार, आपसे मेरा एक निवेदन है, आप हमारा एक ही पेपर हुआ है पुराना, आप उस पेपर को देखिएगा, अपने नोट्स आप मिलाइएगा, आप चेक करिए, उसके अंदर आपको मतलब लाइन टू लाइन मिल जाएंगे, लाइन टू लाइन मिल जाएंगे। थोड़ा सा आप भरोसा करिए। सुरेश जी कह रहे हैं लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की बुक बिल्कुल हम निकाल रहे हैं, बट सुरेश जी एमसीक्यू की बुक निकालेंगे विद सॉल्यूशन, ठीक है? क्योंकि मेरा सर का भी ऐसा मानना है, संपत सर वगैरह का, कि लास्ट में क्या होता है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपको वहां पे फायदा होगा, क्योंकि थ्योरी हो चुकी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, 66 में से पर्सनली अगर मेरे मन में मेरी आप बात पूछो, है ना, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि 66 में से मुश्किल से 15-16 चैप्टर ऐसे हैं जो थोड़े से टिपिकल हैं, अदरवाइज नहीं है, ठीक है?
एक मिनट, है ना, एक चीज और मैं आपसे कहना चाह रहा था। ज्योति कस्वा जी, मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा, आरपीएससी दे सकती है। आरपीएससी लैब असिस्टेंट का एग्जाम नहीं करवाती है। लैब असिस्टेंट का एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड करवाता है। आप फिर यहां पे गलती कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? आपने फिर यहां गलती कर दी है। ठीक है, सुरेश जी कह रहे हैं प्राजा प्रश्न थ्योरी में से आए हैं। बिल्कुल आए हैं सुरेश जी, मैं मना ही नहीं कर रहा। मैंने आपसे बिल्कुल मना नहीं किया, ज्यादातर प्रश्न थ्योरी में से आए हैं, बिल्कुल मना नहीं किया। हाँ आए हैं, तो हमने थ्योरी की है भाई। आप मतलब एक अजीब सी चीज मैंने फेस करी। मान लीजिए कोई छोटी सी चीज, कोई मैं चूक गया, कई बार मैं कोई नाम चूक जाता हूं भाई, लिखते लिखते अब आदमी भूल जाता है। वो आपने एकदम से पकड़ लिया। सबका नहीं कह रहा मैं, कई लोगों को मैंने देखा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये एनसीईआरटी में जो चीजें नहीं है वो मैंने इंप्रोवाइज करके अपने लेक्चर में डाली है। ये बिग बैंग थ्योरी, वो ग्रह ग्रह कणिका का सिद्धांत वगैरह, चैम्बरलिन, मोल्टन, वो कहां लिखा हुआ है हमारे, बट उस पर क्वेश्चन आया है तो मैंने उसमें लिखा है कि यार इसको अपन को करना पड़ेगा, है ना। तो प्लीज हमारे पास समय है, इस पूरे कोर्स को मैं और बेटर कर दूंगा, आप चिंता मत करिए। बट मेरा आपसे छोटा सा एक, क्या बोलूं मैं, रिक्वेस्ट बोलूं, निवेदन बोलूं, आप अभी जिस स्थिति में होना, एक मारवाड़ी में शब्द है डापा चूक, डापा चूक नहीं होना। आप बहुत समय ऑलरेडी दे चुके हो, अब है ना किसी के बहकावे में मत आना। आप कोर्स खरीद चुके हो चुका है, अब बहकावे में नहीं आना कि यार इसका कोर्स वापस ले लेते हैं। वापस लेते ही मामला है ना ऊपर नीचे हो जाएगा। मैं मना नहीं कर रहा, आप लो, आप दूसरी तैयारी करो, किताब लो, एमसीक्यू लो, पीवाईक्यू को करो, बट एटलीस्ट अपनी थ्योरी में आप सिर्फ क्या करो, कहीं से कुछ इंप्रोवाइज हो रहा है तो आप कर लीजिए। ऐसे आप फंस जाओगे। मैं खुद सही बताऊं मैं आपको, मैं आरएस मेंस में फंस गया था एक बार। पूरा लोक प्रशासन का सिलेबस करने के बाद एक लड़के ने बोल दिया कि यार ये किताब तेरी गलत है, ये वाली किताब पढ़। और एग्जाम से मात्र 20 दिन पहले मैं दूसरी किताब उठा के बैठ गया, सिलेबस पूरा किया, घंटे खराब किए, और उस किताब में से कुछ नहीं ऐसा सवाल आया जो मेरी दूसरी वाली किताब में नहीं था। ठीक है, तो ठीक है। तो एनीवे ज्योति जी, आप बहुत ज्यादा ही क्या बोलते हैं उसको, तरह बहुत सारे इफ एंड बट परिस्थितियां और बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ठीक है, आप गोल पोस्ट बार बार बदलिए मत। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपसे कहा कि प्रश्न इस तरीके से तो आप आते हैं, तो आपने कहा आरपीएससी ऐसे प्रश्न पूछती है, समझ रहे हैं आप। मैंने कहा आरपीएससी कराती नहीं, अधीनस्थ बोर्ड करा रहे, तो आप बता रहे हैं कि चलो आप जो कह रहे हो वो कर ले, फाइनल है क्या। ऐसे यूं गोल पोस्ट मत बदलिए। मैंने आपसे कहा है कि जितना हम लोगों ने चीजें करी, आप उस पर भरोसा करके आगे बढ़िए, एमसीक्यू करिए, पीवाईक्यू करिए, ठीक है, आप इसको करिए। हाँ सोनू सैनी, ये 2 क्लास मेरी बाकी है, मुझे पता है यार, ये बनी पड़ी है, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, चलिए, तो बस मुझे यही कहना था। आज मैं सोचा हुआ था, मैंने कहा बहुत मेरी बात ही नहीं हो पाती कभी आपसे, तो आज जरूर मैं 10-15 मिनट पहले आपके लूंगा इस चीज को क्लियर करने के लिए, ताकि हमारे बीच में कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं रहे। आप में से जिसको भी मुझसे कोई बात करनी है पर्सनली, 5 बजे 5:30 बजे आप मुझे इधर जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है ना, आप इस पर फोन कर सकते हो, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको कोई चीज़ समझी नहीं आ रही है, कहीं आपको ऐप में दिक्कत है, किसी चैप्टर में दिक्कत है, आप फ़ोन करो यहाँ पे, समझ रहे, आप अपना नाम बोल दो कि सर मेरे को बात करनी है। जैसे ही मैं आता हूँ और 2-3 बच्चे फ़ोन करते हैं, मैं बात करता हूँ। ठीक है, आपको जिसको दिक्कत है आप मुझसे बात करिए, मैं किसी को, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है। ठीक है, जितनी मैं आप लोगों की कहीं पर भी आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ, मेरी तरफ से सारे ऑप्शन खुले हैं। ठीक है, बट आप है ना, कहीं कहीं मैं कई बार नोट करता हूँ, कोई स्टूडेंट तो लड़ने के लिए आता है, एक बहुत सी छोटी सी एक चीज निकाल के लाएगा, साहब देखो ये यहाँ पे था और ये यहाँ पे नहीं है। ऐसा मत करिए भाई, है ना। ये सिलेबस बहुत विशालकाय है, इसको हमने फिर भी गागर में सागर भरने की कोशिश करी है, और अभी भी ये और ज्यादा रिफाइन हो रहा है। आप तो डेली चीजों को तैयार करिए, इंप्रोवाइज करिए, एक दिन आएगा आप एकदम परफेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे अभी अपनी वाणी को विराम दूंगा और क्वेश्चन शुरू करूंगा। तो मैंने ये बोला है हम प्रायोगिक भूगोल प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पहले करेंगे, फिर बाद में दूसरा करेंगे। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी ये 25-26 नंबर जो चैप्टर नंबर है वहां से शुरू हो रहा है। और आज मैंने सबसे बेसिक टॉपिक सबसे पहले उठाया अक्षांश देशांतर। और आप इसके सवाल देखो आज के अक्षांश देशांतर में सवाल कैसे आते हैं। ठीक है, चलो आओ। निम्न में से किस महासागर से होकर 0 डिग्री देशांतर गुजरती है? चलिए बोलिए, 0 डिग्री देशांतर कहां से? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी चीन सागर। आंसर देना शुरू करिए जल्दी जल्दी। हाँ, देखिए विश्व का नक्शा अगर आप देखेंगे तो देखिए 0 डिग्री जो अक्षांश है वो एग्जैक्टली गुजर रहा है यहां से, ये ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है। देखो क्या, सॉरी 0 डिग्री देशांतर, सॉरी 0 डिग्री देशांतर है। खड़ी रेखाएं क्या कहलाती है? 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, अब आप यहां देख सकते हैं कि ये जो एस आकृति का महासागर है, ये जो एस आकृति का महासागर है जहां से ये रेखा गुजर रही है, कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक। किन्हीं किन्हीं का मैंने आंसर ए देखा है, ए गलत है। ये आंसर आप, इसका मतलब है आपको वर्ल्ड का मैप भी आपने कहीं पे लटकाया नहीं है। ज्योग्राफी के स्टूडेंट होके आप जहां पढ़ाई कर रहे हो वहां पे अगर वर्ल्ड का, भारत का, राजस्थान का नक्शा नहीं लटका हुआ है तो ये बहुत गलत है या चिपका हुआ है। देशांतर रेखाएं वृत्त का निर्माण करती हैं, अक्षांश रेखाएं वृत्त का निर्माण करती हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक होती है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? बोलो, असत्य कथन छांटना है, सोच समझ के आंसर देना। क्या बोलोगे? आंसर दो भाई, कौन सी स्टेटमेंट गलत है? उषा, उषा बी बता रहे हैं, संजू ए बता रहे हैं, भावना ए बता रहे हैं, और मनीष ए, ज्योति ए, एसके होना चाहिए, पक्का नहीं है। देखो असत्य कथन यही है, देशांतर रेखाएं क्या चलती हैं? पोल टू पोल चलती हैं। जैसे ये हमारा, मान लीजिए कि यहां पे हमारा उत्तरी ध्रुव है और यहां पे हमारा दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो देशांतर रेखाएं क्या चलती हैं? पोल टू पोल चलती है, ऐसे। इसलिए देशांतर रेखाएं एक दूसरे को कहां पर काटती हैं? ध्रुवों पर काटती है। देशांतर रेखाएं एक दूसरे को कहां काटती है? कभी आपसे ये पूछ ले कि देशांतर रेखाएं एक दूसरे को कहां पर काटती है? ध्रुवों पर काटती है, समझ रहे आप? परंतु क्या होता है, ये अक्षांश जो हैं, अक्षांश चलते हैं यूं, ऐसे। ये पूरा चक्कर काटता है अक्षांश, समझ रहे हैं? अक्षांश पूरा चक्कर काटेगा ऐसे, ऐसे। आप इसको संतरे से भी समझ सकते हो। संतरा होता है ना, संतरे की जो एक एक फांक है, एक एक फांक होती है संतरे की, वो है देशांतर। तो आप देखो वो सारी लाइनें कहां ऊपर आके मिल रही हैं, पर ये अलग है और ये फांक अलग है, दोनों फांक अलग है संतरे की अंदर वाली। पर अगर अपन इसको ऐसे काट दें, यूं आड़ा काट दें, तो देखो पूरा गोला बनेगा, ये अक्षांश है। तो ए ऑप्शन इसका सही नहीं है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को आपस में कहां काटते हैं? बोलिए। हाँ बताइए, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को कहां पर काटते हैं? आसान सवाल है ये तो।
अभी मैप के अंदर हमारी बात हुई थी, है ना, जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री अक्षांश है और ये 0 डिग्री देशांतर है। दोनों एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं? अटलांटिक महासागर में ही काट रहे हैं। सही आंसर क्या हो गया इसका? अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट देखो, कौन सा कथन असत्य है? सबसे लंबा अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश है, सबसे लंबी देशांतर 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं है। बोलो। क्या कहोगे? ध्यान से पढ़ना। ध्यान से पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा कथन असत्य? असत्य। ज्योति जी आपने डी आंसर दिया है, एक बार विचार करिए वापस। मनीष डी आंसर दिया है, वापस सोचो। संजू, संजू जी ए पे वापस विचार करिए। भावना, भावना जी ने सोच समझकर आंसर दिया, बिल्कुल भावना जी ने सोच समझकर आंसर दिया। देखिए आपको ये बात पड़ी हुई है कि अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री से जब 90 डिग्री की तरफ जाती हैं तो इनकी लंबाई घटती है, अक्षांश बराबर नहीं है, अक्षांश बराबर नहीं है। पर देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं बराबर है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर नहीं है। वापस बोलता हूं, देशांतर रेखाएं बराबर है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर नहीं है। समझ रहे हैं आप? इसलिए इसका आंसर क्या है? इसने लिखा सबसे लंबी देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर है। नहीं भाई, ऐसा है ही नहीं। अच्छा, किसी ने आंसर दिया था डी, 0 डिग्री अक्षांश अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं है। हां नहीं है, सच बात है ना, ये तो सच बात है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? 180 डिग्री देशांतर है, तो सही बात है ना, ये तो डी ऑप्शन कैसे होगा? और जिसने ए आंसर दिया था, सबसे लंबी अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, हां सच बात है, 0 डिग्री अक्षांश सबसे लंबा है। 90 डिग्री एक पॉइंट ही है, बिंदु अक्षांश है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बोलो। कौन सा कथन असत्य है? बोलो। देखो, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, मैप लेता हूं वापस, दूसरा मैप लेता हूं एक, पता नहीं चल रहा आपको, मुझे लग रहा है।
देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जहां से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजर रही है, ठीक है, वो ये रेखा है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो जिस महासागर से गुजर रही है, ये कौन सा है? ये प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो 180 डिग्री देशांतर को पश्चिमी, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, हाँ कह सकते हैं, कोई मना नहीं है। ये प्रशांत महासागर से गुजरती है, हाँ गुजरती है। इसको काल्पनिक रूप से 4 बार मोड़ा गया है, हाँ मोड़ा गया है, देखेंगे आप, 1 2 है ना, फिर एक ये यहां पे आता है बड़ा मोड़ 3, और फिर एक आता है यहाँ पे 4। इसको 4 बार मोड़ा गया है, और छोटा छोटा कई बार मोड़ा गया है, 4 बार मोटे तौर पर मोड़ा गया है। इसे 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर कैसे कह सकते हैं? 0 डिग्री देशांतर तो यहां से गुजरेगा, ये है 0 डिग्री देशांतर, तो असत्य कथन हो गया ना, ठीक है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है, बताइए। देखने में अक्षांश देशांतर का टॉपिक आसान लगता है आपको कि क्या है? आसान नहीं है इतना, क्वेश्चन पूछने के तरीके में फर्क आ जाता है कई बार। जितना आसान टॉपिक है, उस क्वेश्चन, उस चैप्टर के क्वेश्चन की भाषा उतनी खतरनाक होगी। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है, बोलिए। बिल्कुल सही है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। ये जो आप यहां देख पा रहे हैं, ये बेरिंग जल संधि है, जो एक तरफ है साइबेरिया और एक तरफ है अलास्का, अलास्का और इधर है साइबेरिया। इनके बीच में पानी का जो आने जाने का रास्ता है, ये इसी को कहते हैं बेरिंग जल संधि, ठीक है। तो बेरिंग जल संधि, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहां से गुजरती है? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहां से गुजरती है, बताओ। ये चलो यार, आप बता दो भी, आंसर ही आ जाएगा नहीं तो फिर आपको। बोलो, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहां से गुजरती है? हाँ बिल्कुल ठीक है, ग्रीनविच टाउन, जो कि किसके पास है? लंदन इंग्लैंड के पास है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? GMT। वैसे तो ग्लोबल मेरिडियन टाइम है, बट कभी कभी इसको ग्रीनविच मेरिडियन टाइम भी बोल देते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस वॉशिंगटन DC के दौरान कब किया गया था? आया अच्छा सवाल। बोलो, ये कब हुआ था, कौन से साल? देखिए, इसका सही आंसर है, आप दो, उससे पहले बता दूं, 1884, क्योंकि मुझे पता है आप इसका आंसर कुछ कुछ, ये इसने सही दिया, मनीष, मनीष ही है, मनीष चोयल। 1884, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अपने नोट्स में कहीं पे इसको मेंशन करो। देखो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो मैंने कई जगहों से कलेक्ट किए हैं, उसका एक उद्देश्य ये भी है कि आप अपने नोट्स अपडेट करिए। ऐसे क्वेश्चंस जो यहाँ पे आपसे गलत हुए हैं, आप वीडियो को वापस देखेंगे और 1 लाइनर लिखेंगे अपने नोट्स में, ऐसी होती है तैयारी, ठीक है। ओके, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
देशांतर के बीच की दूरी। ठीक है, चलो बताओ। मनीष, मनीष सही बता रहे हैं। मनीष, संजू, संजू क्या दिक्कत आई भाई? सही है ना ये स्टेटमेंट सही है। दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। कहां पे? भूमध्य रेखा पर। और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं ये 0 हो जाती है। समझ रहे आप? ये सही है। दो देशांतरों के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। सही बात है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेती है? 4 मिनट का समय लेती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी ये तो हमेशा फिक्स होती है। कितनी? 111 किलोमीटर। ये तो कभी खत्म नहीं होती है। और दो अक्षांशों के बीच का स्थान गोरे कहलाता है। नहीं नहीं, मैं लिख देता हूं, अक्षांशों के बीच का स्थान कहलाता है कटिबंध। और देशांतरों के बीच का स्थान, देशांतरों के बीच का स्थान ये कहलाता है क्या? गोरे। ठीक है, तो इसका सही आंसर अपना क्या हो गया? डी। ठीक है, डी सही नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? अक्षांश रेखा, द्वीप। थोड़ा मैपिंग आनी चाहिए इसके लिए। ये कह रहा है आप रेखा को देखिए और बताइए क्या यहां से गुजरती है क्या? बोलिए। इसके लिए मैप देखना पड़ता है, मैप दिमाग में होना पड़ता है। बताइए। करें, चेक करें, चेक करते हैं। चलो चेक करते हैं, 1 मिनट। आई थिंक आपको आराम से दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं 0 डिग्री, है ना। और 0 डिग्री के आगे उन्होंने लिखा था बोर्नियो। तो जी हाँ, 0 डिग्री रेखा बिल्कुल बोर्नियो से गुजरती है। आप सामने देख सकते हैं, ये इंडोनेशिया से 0 डिग्री गुजरता है, ये आपको याद होना चाहिए। और ये वाला जो द्वीप है, ये द्वीप है बोर्नियो, ये द्वीप है बोर्नियो। ठीक है, फिर एक इसमें था कौन सा? मकर रेखा। तो आप देखिए, ये है मकर रेखा। ये कौन सी रेखा है? ये है मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है। और ये है आपका मेडागास्कर द्वीप। ये कौन सा है? मेडागास्कर द्वीप। ठीक है, फिर उसने बोला है एक कौन सी रेखा है देखना पड़ेगा, कर्क रेखा का पूछा शायद। 1 मिनट, है ना, क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्क रेखा का पूछा इसने ताइवान, और आर्कटिक रेखा पूछा होन्शु। ठीक है, कर्क रेखा पूछा इसने ताइवान, ताइवान से गुजर जाएगी ये। देखो ये है कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत को काटते हुए गुजरती है। और ये जो द्वीप आप यहां देख रहे हैं,
एग्जैक्टली ये वाला द्वीप, ये है ताइवान, ये है ताइवान। फिर देखिए ये द्वीप है होन्शु, होकेडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु, ये है द्वीप होन्शु। ये द्वीप कौन सा है? होन्शु। और इसने बोला है आर्कटिक व्रत, आर्कटिक व्रत होता है 66.5 डिग्री। आर्कटिक व्रत क्या होता है? 66.5। अंटार्कटिक व्रत क्या होता है? 66.5 डिग्री दक्षिण। आर्कटिक व्रत 66.5 डिग्री उत्तर, और ये पक्का नहीं गुजरेगा। 66.5 डिग्री उत्तर है ऑलमोस्ट ये वाला आर्कटिक सर्कल, ये है आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री उत्तर। क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए, ये तो आप क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि आपने वहां पे एक पढ़ा है भारतीय मानसून के साइबेरिया में ठंडी हवाएं चलती है। साइबेरिया साइबेरिया से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है, और मैप के अंदर जापान साइबेरिया से नीचे। तो ये क्वेश्चन तो यहीं पकड़ में आ जाना चाहिए था आपको, ठीक है। तो टेक्निकली ये होन्शु वाला अपना आंसर होगा। वापस ले लेते हैं, एक मिनट। ये देखिए, मतलब कि ये वाला मेंशन नहीं हो रहा है। आप ध्यान रखना, आर्कटिक रेखा साइबेरिया से गुजरती है, ग्रीनलैंड से गुजरती है, साइबेरिया, ग्रीनलैंड, यहां से होकर गुजरती है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? बोलो। एस के राठौर, एग्जाम में तो कोई आंसर भी नहीं बताएगा, मैप नहीं दिखाएगा कोई, तो आंसर कौन बताने बैठा है वहां पे? आपको कोई नहीं बताएगा आपको आंसर भी वहां पे। हाँ, देखिए ठंडे दिमाग से मैप को इमेजिन करिए, आएगा क्वेश्चन, आप चिंता मत करिए। ठंडे दिमाग से मैप को इमेजिन करिए। हाँ, भूमध्य रेखा ब्राजील, केन्या, इंडोनेशिया। कर्क रेखा लीबिया, भारत, सऊदी अरब। मकर रेखा जाम्बिया, ब्राजील, मेडागास्कर। आर्कटिक रेखा कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन। करें? मनीष डी बता रहे हैं। चलो देखते हैं एक बार वापस, कौन कौन सी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा। चलो सबसे पहले भूमध्य रेखा, ठीक है। आप देखिए भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा गुजरती है, यहां पर है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ठीक है। फिर ये आ जाता है कांगो, फिर आ जाता है युगांडा, केनिया, इंडोनेशिया, बस, ठीक है। तो उधर उन्होंने लिखे थे कौन कौन से देश, ब्राजील, केनिया, इंडोनेशिया, सही बात है। ब्राजील, ये हो गया केनिया, और ये हो गया इंडोनेशिया। तो मतलब कि 0 डिग्री वाले सही लिखे हुए हैं। दूसरी थी कर्क रेखा, लीबिया, भारत, साउथ अफ्रीका। लीबिया, सऊदी अरब और भारत, यहां से कौन सी रेखा गुजर रही है? कर्क रेखा गुजर रही है। ये क्वेश्चन आना चाहिए था अपन को। फिर तीसरी रेखा थी मकर रेखा, जाम्बिया, ब्राजील, मेडागास्कर। तो देखिए ये है मकर रेखा, ये आपका जो देश है, ठीक है, ये जाम्बिया है। आप देखिए ये वाला देश जाम्बिया है, ये देश जाम्बिया है, यानी कि मकर रेखा वाला गलत है। 66.5 डिग्री को देखिए आप, ये पूरा साइबेरिया, ये फिनलैंड, ये स्वीडन, ये नॉर्वे, ये आइसलैंड, ये ग्रीनलैंड, ये कनाडा, ये अलास्का। समझ रहे आप? ये यहां से निकलती है सारी लाइनें। इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि जाम्बिया से मकर रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, कौन सा कथन असत्य है? बोलो, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ,
ज्योग्राफी के क्वेश्चन करने के लिए बहुत भारी पेशेंस चाहिए, मैं आपको बता दूं। जब अपन पढ़ते हैं ना एक बार तो लगता है अच्छा मुझे सब आता है, ये तो बहुत आसान बात है, सब आसान बात है। ठीक है सोनू जी, सबसे पहले आप अब जहां पढ़ाई कर रहे हैं आप मुझे बताओ, आपके वहां पे मैप लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? उसके बिना नहीं हो पाएगा। मैं भले यहाँ पे कितनी मैपिंग करवा दूं, अगर आपकी आंखों के सामने दीवार पर मैप नहीं लगा हुआ है तो नहीं बैठेगा मामला। पहले आप दीवार पे मैप लगाओ। मैंने जानबूझ के प्रायोगिक भूगोल पहले लिया है, मुझे पता है ये आपको दिक्कत आती है इसमें, आपको नहीं आता है ये। अब कोई कह रहा है कि मनीष जी आपको ये सवाल नहीं आता क्या? एक बार स्टेटमेंट पढ़ के देखिए आप, 1 सेकंड में आंसर आएगा इसका, 1 सेकंड में, दूसरा सेकंड नहीं लगेगा, 1 सेकंड में आंसर आएगा। अरे भाई, सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान होती है क्या? अभी मैंने पीछे चित्र बनाया था, 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाएंगे तो लंबाई घटेगी, लंबाई घटेगी। तो यही असत्य कथन आ गया, आगे जाना ही नहीं था। हैं सोनू सैनी, विश्व का नक्शा लाइए, अंतरराष्ट्रीय नक्शा लेके आइए एक, जो राजनीतिक होता है, पॉलिटिकल होता है। भारत का पॉलिटिकल नक्शा लेकर आइए, राजस्थान का पॉलिटिकल नक्शा लेकर आइए और अपनी दीवार पे चिपकाइए। संपूर्ण पृथ्वी को कितने टाइम जोन्स में बांटा गया है? पृथ्वी पर कितने समय कटिबंध है बताइए। हाँ, ये क्वेश्चन भी आना चाहिए आपको। संपूर्ण पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा गया है, टाइम जोन्स? जैसे भारत में तो एक ही है ना? पूरे विश्व में कितने हैं? नरेश, संजू बी बता रहे हैं 5 तो अकेले फ्रांस में, आपको पता है। पूरी पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है, कितने? 24। ठीक है, टिक करो। और ये मैं फिर कह दूं, आप अगर मुझे कुछ भी मानते हैं, कृपया करके इस क्लास के बाद आप इसके वन लाइनर क्वेश्चंस अपने नोट्स में लिखेंगे, समझ रहे हैं आप इसको प्लीज इंप्रोवाइज करेंगे आज। ठीक है, 24 हैं। किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है? यह भी आपको आना चाहिए, आना चाहिए आपको ये। किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक देश बताया था, ब्राजील। ब्राजील से मकर रेखा गुजरती है। उसके आधार पे आंसर लगाने की कोशिश करो तो एक बार, क्या ब्राजील से कुछ याद आ रहा है क्या आपको? अरे भाई सोनू क्या कर रहा है, 50 जिलों वाला नक्शा नहीं चलेगा अब। नहीं 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 नहीं, 41 जिले हैं वो लेके आओ, क्या करते हो? अरे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, ब्राजील से मकर रेखा गुजरती है और ब्राजील के दक्षिण में स्थित है अर्जेंटीना, तो फिर अर्जेंटीना से कैसे गुजरेगी? अर्जेंटीना से आंसर है इसका। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, किस देश से ये क्या कह रहा है, मकर रेखा नहीं गुजरती, मकर रेखा नहीं गुजरती? अर्जेंटीना ब्राजील के ऊपर भी निकला हुआ है, अर्जेंटीना ऐसा है यूं, अर्जेंटीना ऐसा है, ब्राजील इधर है, तो यहां से भी निकलनी तो चाहिए। आगे चिली है, चिली से भी निकलेगी। चिली हो गया, ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, उरुग्वे, उरुग्वे ऊपर है, उरुग्वे होना चाहिए यार इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? उरुग्वे होना चाहिए, उरुग्वे। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, थोड़ा सा मेरे को भी डाउट हुआ इसमें, एक मिनट। सही है।
देखिए ये रहा यहाँ पे, ये अर्जेंटीना देश है, ठीक है, ये ब्राजील देश है, इधर आप देख सकते हैं दोनों से मकर रेखा गुजर रही है। ये भूरी पट्टी जो आपको दिख रही है चिली देश की है। उरुग्वे यहाँ नीचे है, उरुग्वे यहाँ पर है, यहाँ पर है उरुग्वे, उरुग्वे से नहीं गुजरती है, तो इसका सही आंसर है उरुग्वे। ठीक है, ये आप क्या, आपके आंखों के सामने मैप रहेगा ना तो आप चिंता मत करो, क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, उरुग्वे। किस महाद्वीप के मध्य से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है? तीनों इंपॉर्टेंट रेखाएं कौन से महाद्वीप से गुजरती हैं? अच्छा सवाल है, ये आपको आना चाहिए, कोई गलत नहीं करेगा, गलत नहीं होना चाहिए ये। बोलो भाई, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, बहुत आसान सवाल है ये, तीनों कौन से महाद्वीप से गुजरती हैं? भावना बी, ओके, और कोई? महिमा बी, बिल्कुल सही भैया, बिल्कुल सही है, अफ्रीका महाद्वीप। अभी हमने मैप में देखा था, आप देखिए, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा किसको काट के जा रही हैं? अफ्रीका महाद्वीप को। समझ रहे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई। चलिए नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है, देख के बताइए, कौन सा नाम मैच नहीं कर रहा है? देखो, 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा, कुछ भी कह सकते हैं आप, बिल्कुल सही है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश मकर रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश को हम कहते हैं अंटार्कटिक व्रत, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं क्या, आर्कटिक व्रत। ठीक है, सही है, ऑलमोस्ट सभी का ठीक है। यदि 40 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर दोपहर के 2 बजे हैं, तब 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर उस समय क्या बजा होगा? करो भाई, आराम से पेन पेपर लेके करना, तुक्के नहीं लगाएगा कोई। बोलो, टाइमिंग का करना आता है आपको? ये मैंने सिखाया था आपको वहां पे। 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का समय लगता है, उस मेथड को याद रखिए और क्वेश्चन को करिए। देखो, मैं भी करता हूं, दोपहर के 2 क्या बजे है, 2 PM। ठीक है, इसके और इसके अगर में 40 × 4, 4 × 4 = 16, 160 मिनट, 160 मिनट मतलब घंटे कितने हो गए, 6×2 = 12, 6×3 = 18, 6×2 = 12 और 2 घंटे 40 मिनट।
यानी कि 2 PM में से पीछे जाओ आप 2 घंटे, तो यहाँ 2 PM है ना, दोपहर के 2, तो बजेंगे 12, और 12 में से भी 40 गए तो बज गए 11:20, 11:20 AM हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसमें से फिर आप और घटाओ 2 घंटा 40 मिनट, तो 11:20, 10:20, 9:20, 9:20 में से 40 मिनट और घटाए तो 8:40, 8:40। तो ये PM है अगर, तो ये AM होगा, ये क्या होगा, AM। ठीक है, निकालना आता है आपको कि नहीं आता है? पहले तो मेरे को ये बताओ। इसका आंसर ये होगा 8:40। मेरे को लग रहा है किसी ने नहीं दिया है। शाम तो कैसे ही कर सकते हो भैया। देखो, पूर्व 0 डिग्री के पूर्व का समय हमेशा आगे चलता है, आगे। मतलब अगर अपन इस तरफ जा रहे हैं तो समय घटाना पड़ेगा। और घटाते कैसे, घटाने का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? 1 डिग्री चलने में कितने मिनट का फर्क आएगा? 4 मिनट का फर्क आएगा। आप 40 डिग्री पे खड़े हो और आप 0 डिग्री पे आ गए, तो 1 डिग्री चलने में 40 डिग्री का फर्क आता है। वापस सुनो, 1 डिग्री चलने में 40 डिग्री का फर्क आता है। ठीक है, तो सॉरी, 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का फर्क आता है। तो आप 40 डिग्री चल जाओगे तो कितना फर्क आएगा? 40 को 4 से गुणा करा, 160 मिनट आया। मिनट में बात करते नहीं अपन, 60 का भाग देना पड़ेगा। तो 6 दूनी 12, 2 घंटे पूरे और 40 मिनट एक्स्ट्रा। यानी कि इन दोनों के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस है? 2 घंटे 40 मिनट का डिफरेंस है। सेम बात इसके बीच में भी कितना डिफरेंस है? 2 घंटे 40 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है, अब या तो इन दोनों को जोड़ के जो 2 PM है उसमें से घटा दो, या फिर आधा आधा आगे बढ़ो, आधा आधा आगे बढ़ो। दोनों बातें साथ नहीं होंगी। ठीक है, या तो क्या करो, अब देखो 2 घंटे 2 घंटे कितने हो गए? 4, 40 मिनट जोड़े तो 1 घंटा और हो गया 3। ठीक है, 80, तो 3 घंटे और 40 मिनट और 2 PM में से घटा दोगे तो सीधा अपन कहां पहुंचेंगे? 8:40। तो इसका सही आंसर क्या है? ए। ठीक है, चलो। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहलाती है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो हमेशा ध्यान रखो 1 डिग्री चलने में कितना समय लगता है। इसको अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, 40 से 40, तो टोटल 80 डिग्री चलना था। 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का फर्क आता है, तो 80 डिग्री चलने में 80 गुणा 4। समझ रहे आप? ऐसे भी कर सकते हैं ये सवाल। चलो, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कौन सी है? GMT कौन सी है? अरे ये अंतरराष्ट्रीय समय पूछ रहा है, इंटरनेशनल या ग्लोबल टाइम पूछ रहा है, डेट नहीं पूछ रहा है। 0 डिग्री देशांतर है ना, ये तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। आप ऐसे गड़बड़ क्या कर देते हो हमेशा? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, क्या करते हो? डेट लाइन है भैया। है, कईयों का मैंने आंसर देखा, ए लगा दिया उन्होंने, गलती है। ऐसे गलती मत करो। है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा किसे कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर, ग्रीनविच वाला। गलत कैसे कर दिया आपने? ओके। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? आया सवाल। बोलो। क्या कहोगे? आसान सवाल है, जल्दी करो ना। अरे 3, ये कौन लगा रहा है? डी क्या करते हो? सी, संजू, सी क्यों लगा रहे हो यार? अक्षांश पूछ रहा है ये, आपको 181 पे क्लिक करना चाहिए ना। अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? 181।
हालांकि इसको रेखा नहीं लिखना चाहिए था यहाँ पे, बट ठीक है। अब 179 ऑप्शन में नहीं है तो अपन को फिर 181 लेना पड़ेगा। अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? 181। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? 360 है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। यदि 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर सुबह के 10 बजे हैं तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर उसी समय कितना बजा होगा? बोलो। क्या कहोगे? करके बताओ, मेरे को करके बताओ। ऐसे बनाओ, देखो मैं आपके लिए बना देता हूं, आसान कर देता हूं। ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर बोल रहा है, ये 30 डिग्री पश्चिम, और ये है 70 डिग्री पूर्व, 70 डिग्री पूर्व। ठीक है, आप यूं करो, मैं आपको आसान तरीका बताता हूं। देखो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। यहां से यहां चले तो कितने अक्षांश देशांतर पार करने पड़ेंगे? 30। यहां से यहां चले तो कितने देशांतर पार करने पड़ेंगे? 70। तो टोटल कितने देशांतर चलना पड़ेगा आपको? आपको 100 डिग्री चलना पड़ेगा। और आपको 1 डिग्री चलने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट का टाइम लगता है। तो 100 डिग्री चलने में आपको कितना समय लगा? 400 मिनट लगे। ठीक है, 400 मिनट में घंटे कितने होते हैं? आप देखो, ये कट जाएगा, 6 35, 6 छंग 36, 360, 6 घंटे 40 मिनट। कहने का मतलब है इन दोनों के समय में कितना फर्क होगा? 6 घंटे 40 मिनट। अभी यहां पे 10 बजे हैं, 10 क्या है? सुबह के 10 हैं, 10 AM है। ठीक है, तो सुबह के 10 में आप को जोड़ना पड़ेगा 6 घंटा 40 मिनट, 4 40, 4 40 हो गया ना। ये आगे चलता है भाई समय, ये हमेशा आगे रहेगा। अगर ये AM है तो ये PM रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेता हूं। मैं आपको एक बार वापस बता रहा हूं, एक बार प्लीज मेरी बात पे ध्यान दीजिए। 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना फर्क आता है? 4 मिनट का फर्क आता है। 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का फर्क आता है। आपको मैंने खड़ा किया है 30 डिग्री पे, आपको बोला कि यहां से बेटा चल के जाओ कहां? 70 डिग्री पे। तो आपने कुल कितने देशांतर पार किए? 30 देशांतर तो यहां पार किए, 70 देशांतर यहां पार किए। टोटल कितने देशांतर पार किए? 100 देशांतर पार किए। एक देशांतर चलने में कितना टाइम लग रहा था? 4 मिनट का समय लग रहा था। तो 100 देशांतर चलने में कितना समय लगा? 400 मिनट लगा। मिनट को घंटे में बदलना है, 60 का भाग दिया, 6 छंग 36 मतलब 360। 400 में 360 गए तो 6 घंटे तो पूरे हो गए, 40 मिनट पीछे बच गए। ठीक है, अब देखिए, आप जब 30 डिग्री पे खड़े थे तो वहां पर सुबह के 10 बजे थे। आपको 70 डिग्री पूछा है जो कि पूर्व में है। सूर्योदय पहले पूर्व में होता है, यानी कि पूर्व का समय आगे चलेगा। समझ रहे आप? यानी कि मुझे सुबह के 10 में 6 घंटे 40 मिनट जोड़ने हैं। सुबह के 10 में 6 घंटे 40 मिनट जोड़ के देखिए, 10 2 12 और 4। ठीक है, तो क्या बच गए? दिन के 4, 40 मिनट पड़े ही थे तो 40 मिनट जोड़ दो, 4:40। ऐसे करते हैं इसको। अच्छा सवाल आया भाई। ये भी मैप का सवाल है, ये भी मैप का सवाल है। मैप मैप ओके, ये भारी सवाल नहीं है, मैप है, बस ओनली मैपिंग है, मैपिंग, और कुछ नहीं है। ये कह रहा है तीनों की घड़ी एक जैसा समय बताएगी। अच्छा, घड़ियां हमने देशांतरों के हिसाब से अरेंज करी है, देशांतर के हिसाब से। तो अगर एक देशांतर
सभी देशों से गुजर रहा है, तो सबका टाइम जोन भी क्या होगा, समान होगा। तो आप देखो कि अगर मैं उत्तर से दक्षिण जाऊं, उत्तर से दक्षिण जाऊं, तो कौन से देश एक लाइन में आएंगे, कौन से देश एक लाइन में आएंगे, इससे आंसर आएगा इसका। जल्दी करो। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छा है, समझ में आया आपको। भावना गलत हो गया ये। अच्छा भावना, अफ्रीका का मैप देखो, अफ्रीका का मैप, इन सारे देशों की बात करो अफ्रीका के मैप में, कि साहब अक्रा घाना, घाना यहां है, आदिस अबाबा इथोपिया, इथोपिया यहां हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, यहां है इथोपिया, ठीक है। अब यहां से अपन ऊपर चलेंगे तो यहां पुर्तगाल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पुर्तगाल। और पुर्तगाल से ऊपर चलेंगे, यहां लंदन आ जाएगा। मतलब ये 0 डिग्री देशांतर की बात हो रही है। ये इंग्लैंड, पुर्तगाल, घाना, सिएरा लियोने यहां से गुजरता है, जबकि आदिस अबाबा तो यहां साइड में पड़ा है। आदिस अबाबा किसकी राजधानी है, इथोपिया की राजधानी है। 0 डिग्री का यहां कुछ लेना देना ही नहीं है, समझ रहे हैं आप। इसका आंसर ऐसे आएगा। मैप दिखाऊं, मैप, मैप में बताऊं आपको, ये देखिए मैप देखिए, ये देखिए 0 डिग्री देशांतर है, ये ऐसे गुजरता है। इथोपिया यहां पड़ जाता है, इथोपिया ये पड़ा यहां पे, घाना यहां नहीं, बिल्कुल यहां आ जाता है घाना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखो। जीरो डिग्री देशांतर अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, अक्षांश देशांतर एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। कनाडा में 5 टाइम जोन है, बोलो। हो जाएगा करके बताओ। जीरो डिग्री देशांतर अफ्रीका महाद्वीप से गुजरता है, अभी पीछे बात हुई हमारी। अक्षांश और देशांतर एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, सही बात है भाई, अक्षांश और देशांतर तो काटेंगे ही ना, ये अक्षांश है ये देशांतर है, काटना ही पड़ेगा इनको। कनाडा में 5 समय कटिबंध है, बिल्कुल है, कनाडा में 5 हैं, चीन में 5 हैं, यूएसए में 4 हैं, फ्रांस में 3 हैं, रशिया में 11 हैं, रशिया में 11 टाइम जोन है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये तीनों ही बातें क्या हैं, सही हैं। यूरोप को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है, देखिए ये इसका सही आंसर है 3। यूरोप को कितने कटिबंधों में बांटा गया है, 3। मेरे ख्याल से आपको ये कहीं पे नोट कर लेना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन भी देखिए आपसे हो तो जाएगा अभी, ये भी मैं जानबूझ के लाया हूं, कभी कोई डेटा वाला सवाल आ जाए, हालांकि ऐसा पूछते तो नहीं है, हालांकि देखो ऐसा कभी पूछते नहीं है, फिर भी परिधि होती है पूरा घेरा, परिधि तो समझते हो आप, परिधि जैसे, जैसे ये वृत्त है, ठीक है,
तो वृत्त का ये जो पूरा घेरा है ये तो परिधि है, तो ऐसे मान लो कि ये अक्षांश रेखा हो जाएगी, तो ये इसकी परिधि हो जाएगी, गोल पूरी परिधि। ठीक है, ये बीच में जो लाइन जाएगी ये इसकी व्यास हो जाएगी, व्यास। और ध्रुव, ध्रुव सबसे ऊपर वाला है तो उसकी तो परिधि सबसे छोटी होगी। तो एक्चुअल में ये तीनों लाइनें सही हैं। हालांकि मैं फिर कह दूं ऐसा नहीं पूछते इसमें, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं पूछते हैं। एक क्वेश्चन मेरे को मिला था तो मैंने कहा चलो डेटा के हिसाब से रख लेते हैं। ग्लोब पर 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र उच्च अक्षांशीय क्षेत्र कहा जाता है। 30 से 60 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र निम्न अक्षांशीय क्षेत्र कहा जाता है। आराम से कर लोगे आप, लाइन पे ध्यान दो, हो जाएगा। लाइन पे ध्यान दीजिए, हो जाएगा। बैठा नहीं? अरे ये उल्टा लिखा हुआ है, 0 से 30 वाला। भाई ये ऐसा कहना चाह रहा है 0 से 30 जो है ये है निम्न अक्षांश, ठीक है, और 30 से 60 जो है ये है उच्च अक्षांश। ये उल्टा लिखा हुआ है, ये उल्टा लिखा हुआ है, तो डी है। दोनों स्टेटमेंट गलत है। किसी विशेष स्थान का समय सारे देश में माना जाए वह उस देश का प्रमाणिक समय स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है। भारत के प्रमाणिक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया जाता है। बताओ क्या कहना चाहता है ये? आज का आखिरी सवाल है ये, आज का लास्ट सवाल है। पीडीएफ मैं यहाँ डलवा दूंगा आपके, है ना। मैं क्या करूँगा, हर चैप्टर के अंदर जो अपना सिलेबस का चैप्टर है उसमें ये पीडीएफ डलवा दूंगा। जैसे अक्षांश देशांतर है तो उसमें एमसीक्यू के नाम से चैप्टर डालेंगे अपन, और यहाँ पर जहाँ लाइव क्लास चल रही है वहाँ पर भी रहेगा। ओके, दोनों जहाँ से आप पढ़ना चाहो वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। तो देखो ये सही बात है, कोई देश का एक हम जिसे मानते हैं उसे स्थानीय समय स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है, मानक समय। इसने क्या लिखा है, प्रमाणिक समय, या इसके लिए एक शब्द और है हमारे पास, क्या है, मानक समय। भारत का मानक समय कौन सी देशांतर रेखा करती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर करती है। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है, दोनों ही बातें सही है। हाँ कोई नहीं मनीष, अभी फोन कर लेना, अभी क्लास खत्म है, मैं फ्री हूँ, फोन कर लो, क्या बात करनी कर लेते, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चंस आपको उस लेवल के लगे होंगे जो आपकी तैयारी को जांचे, ठीक है। यहाँ पे अब मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है मैं आपको राजी करूँ कि देखो देखो ऐसे ऐसे सवाल, प्यारे प्यारे सवाल। हाँ, हमें तो हमारी तैयारी को अंतिम छोर तक जांचना है, ठीक है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन आप मुझसे उम्मीद करिए कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं, मैंने आपसे बोला भी है कि इन क्वेश्चंस को आप वापस से अपनी कॉपी में जहां भी आप काम कर रहे हो वन लाइनर के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इनको वन लाइनर के रूप में लिखिएगा। चैप्टर मैं पहले बोल चुका हूं, मैं पहले प्रायोगिक भूगोल कराऊंगा, प्रैक्टिकल भूगोल कराऊंगा, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले प्रायोगिक भूगोल करेंगे, ठीक है। ओके ओके, ममता जी, ममता जी क्वेश्चन की आप थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। आपसे जो क्वेश्चन गलत हुए ना, एक बार आप विचार करिएगा वापस। फैक्ट्स का मैं मान सकता हूं, कुछ जो डेटा था, डेटा वाला क्वेश्चन गलत हो तो मैं मानता हूं, बट आप एक बार विचार करना, मैंने सारे जो सवाल पूछे वो थ्योरी पर थे, कुछ सवाल मैपिंग पर थे। मैं फिर से आपसे कहूंगा, आप जहां जहां पर भी पढ़ाई कर रहे हैं अपने सामने मैप जरूर लगाइए, उसके बिना बहुत सारी चीजें अधूरी रह जाएंगी। कृपया करके मैप लगाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूं मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, है ना। ओके, थैंक यू।